अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 6 चैप्टर 4 का, और ये बड़ा आसान सा है। चंद इसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एनर्जेटिक्स ऑफ फेज़ चेंज। जब हम फेज़ को चेंज करते हैं किसी भी मैटर की, उस वक्त एनर्जी पे क्या बीतता है, इस हवाले से चंद चीज़ों का हमें इल्म होना चाहिए। एंथैल्पी चेंज, द हीट चेंज टू कैरी आउट अ फिज़िकल or a chemical change in a substance at a constant pressure। प्रेशर को फिक्स रखते हुए किसी भी सब्सटेंस के अंदर फिज़िकल या केमिकल चेंज लाने के लिए जितनी एनर्जी बदली जाती है सब्सटेंस की, यानी जितनी एनर्जी उसको दी जाए या उसे ली जाए, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एंथैल्पी चेंज कहलाती है। एंथैल्पी बेसिकली एनर्जी ही का दूसरा नाम है या हीट ही का दूसरा नाम है। इसको तफसील से हम आगे देखते हैं। तो एंथैल्पी की बजाय हम ज़्यादातर मोलर एंथैल्पीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि एक मोल सब्सटेंस के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी को फिक्स कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर एक इंसान 1 किलोग्राम पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करता है और दूसरा इंसान 2 किलोग्राम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करता है, तो दोनों लोगों को या दोनों केमिस्ट हजरात को डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना होगी अपने काम को अमली जामा पहनाने के लिए, क्योंकि अमाउंट्स डिफरेंट हैं। अगरचे सब्सटेंस सेम है और उसके अंदर सेम अमल कर रहे हैं, यानी लिक्विड को बुखारात में बदल रहे हैं, एक फ़ेज़ से दूसरी फ़ेज़ में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। फ़ेज़ का वर्ड हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर वाज़े करेंगे। यहाँ आप फ़ेज़ को स्टेट ही समझ लें आर्जी तौर पर। जब चैप्टर 9 को पढ़ेंगे फिर बात क्लियर हो जाएगी, एग्ज़ाम से कबल ये बात आपके माइंड में आ जाएगी। तो इसलिए हम इंटरेस्टेड हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्पेसिफाई कर दिया जाए, लिहाजा हम 1 मोल सब्सटेंस लेंगे। तो ये 3 किस्म की एंथैल्पीज़ यहाँ स्टडी करेंगे हम फ़िज़िकल चेंज के हवाले से। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन डेल्टा HF से ज़ाहिर करते हैं इसको। सेकंड वन है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको डेल्टा HV से ज़ाहिर करते हैं। और थर्ड वन है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसको डेल्टा HS से ज़ाहिर करते हैं। आप इनको मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का नाम भी दे सकते हैं। आइए वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, इसको सिंबल डेल्टा HF से ज़ाहिर करते हैं। डेल्टा चेंज को, H हीट यानी एंथैल्पी को, और F फ्यूजन, फ्यूजन से यहाँ मुराद है पिघलाने की, मेल्ट करने की एनर्जी। इसको डिफ़ाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, हरारत की वो मिकदार जो जज्ब होती है व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, जब किसी ठोस सब्सटेंस का 1 मोल पिघल कर अपनी माय हालत में बदल जाता है, इनटू लिक्विड फॉर्म।
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और ये अमल हम मेल्टिंग पॉइंट अटेन करने के बाद करेंगे, यानी मेल्टिंग पॉइंट अटेन होने तक जो हीट उसको प्रोवाइड करेंगे इसको एड्रेस नहीं करना। अब नुक्ता पिघलाव यानी मेल्टिंग पॉइंट रीच कर गया, अब जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना होगी 1 मोल सॉलिड को उस सॉलिड के लिक्विड हालत में बदलने के लिए, और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट रखते हुए, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। आपकी बुक के अंदर इसकी ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं हैं, मैंने हर एक की एक एग्जांपल आपके गोश गुजार करनी है ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। आइस H2O ठोस हालत में बर्फ़ है, इसको हमने हीट किया, ये पानी में बदल गई, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का टेम्परेचर -10 था, -15 था, या जो भी था, उसको हीट देते गए और 0 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन होने तक जो हीट दी, इसको हमने इस अमल के अंदर शामिल नहीं करना, कैलकुलेशन के अंदर इसको एड्रेस नहीं करना। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हासिल हो जाने के बाद अब 18 ग्राम बर्फ़ को यानी 1 मोल H2O को कितनी हीट देना होगी कि वो सारा का सारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी में बदल जाए। तो ये अमाउंट है 6.02 किलो जाउल पर मोल, यानी 1 मोल को वाटर में बदलने के लिए जो एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन है वो 6 किलो जॉल पर मोल है अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू 6.02। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इसकी सिंबल है डेल्टा HV, V फॉर वेपोराइजेशन। सेम डेफिनेशन है, बस 2 लफ्ज़ चेंज होंगे, सॉलिड की जगह लिक्विड और लिक्विड की जगह वेपर्स। Amount of the heat absorbed when 1 mole of a liquid is changed into vapors at its boiling point, और melting point की जगह boiling point आ गया तीसरी चीज़, and 1 atmospheric pressure। किसी भी लिक्विड के 1 मोल को उसके नुक्ता खौलाव पर यानी बॉइलिंग पॉइंट पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रखते हुए अपने बुखारात के अंदर बदलने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो अमाउंट ऑफ हीट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है और इसको हम हीट करते गए यहाँ तक कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हासिल कर गया, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हासिल हो गया उस वक्त पानी की जो मिकदार थी वो 18 ग्राम थी, पहले जितनी हो। तो अब इसको मज़ीद कितनी हीट देना होगी कि ये अपने बुखारात में सारा का सारा यानी 18 ग्राम 1 मोल बदल जाए। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी आर हीट इज़ 40.6 किलो जॉल पर मोल। डेल्टा HF कम थी और डेल्टा HV ज़्यादा है। इसको यहाँ पे समझ लें, बाज़-औक़ात शार्ट क्वेश्चंस में ये बातें पूछी जाती हैं। हमने जब सॉलिड को लिक्विड में बदलना होता है तो अक्सर व बेशतर कम हीट देना पड़ती है, और जब लिक्विड को उसके वेपर्स में बदलना होता है बॉइलिंग पॉइंट पर तो ज़्यादा हीट देना पड़ती है। और पहले प्रोसेस को जब हम सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जो है वो कम हीट देना पड़ती है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा HV। उसकी रीज़न ये है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक होती हैं और लिक्विड में भी स्ट्रांग होती हैं, और लिक्विड में भी स्ट्रांग होती हैं। सॉलिड में लिक्विड की बनिस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, उनको थोड़ा सा वीक करना होता है, और जो ही थोड़ी सी वीक होंगी वो लिक्विड हालत में बदल जाएंगी। तो इस अमल के लिए हमें थोड़ी हीट देना होगी, जबकि लिक्विड को जब हम गैस में वेपर्स में बदलना चाहते हैं
तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कुल्लियतन ब्रेक करके वेरी वेरी वीक करना होता है और मॉलिक्यूल को एक दूसरे से बहुत फासले पर ले जाना होता है, जुदा करना होता है। तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लिहाजा डेल्टा एच वी की वैल्यू डेल्टा एच एफ से ज़्यादा होती है। ये रीज़न आपके गोशगुजार हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच एस। इसमें भी वही 3 वर्ड्स जस्ट चेंज होंगे। The amount of heat absorbed when 1 mole of a solid sublimes, sublimation आप पढ़ चुके हो, sublime solid का direct vapor में convert होना, into its vapors at a particular temperature, किसी खास temperature पर जहाँ वो sublimate हो सकता हो, and 1 atmospheric pressure। किसी भी solid को उसके vapors के अंदर direct बदलने का अमल बशर्ते कि वो सॉलिड 1 मोल हो और ये अमल हम किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कर रहे हों और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM हो, 1 एटमॉस्फेयर हो। तो इस अमल के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, दरकार होगी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाती है। मोलर का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक मोल के लिए हम फ़ेज़ चेंज का अमल करते हैं और फेज़ चेंज के दौरान एनर्जेटिक्स पे क्या बीतता है, यानी एनर्जी पे क्या बीतता है, उसको हमने जज करना होता है और मेजर करना होता है। बड़ी सादा सी एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे मुंतखब की है, वो है आइस। H2O आइस फॉर्म में सॉलिड होता है, उसको हीट करें ताकि वो अपने वेपर्स के अंदर डायरेक्ट बदल जाए। तो इसके लिए हमें जो हीट सिस्टम को प्रोवाइड करना होगी या सिस्टम जो एब्जॉर्ब करेगा 18 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एनर्जी लेकर, ताकि वो सारी की सारी अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ 46.62 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे एक अहम बात भी हम देखेंगे, वो ये है कि डेल्टा एच एस या SUB मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन कहते हैं यानी सॉलिड को लिक्विड में बदलना, और वेपोराइजेशन कहते हैं लिक्विड को वेपर्स में बदलना। सॉलिड को लिक्विड में बदलना और लिक्विड को उसके वेपर्स में बदलना, ये 2 स्टेप्स हैं। और सब्लिमेशन क्या है, इन्हीं 2 स्टेप्स को बैक वक्त करना, यानी सॉलिड को बराह रास्त वेपर्स में कन्वर्ट करना। लिहाजा उन 2 स्टेप्स को अलहदा परफॉर्म करके उनकी एनर्जीज़ मालूम करें और उनका सम करें, या इकट्ठा इस अमल को परफॉर्म करें, एंथैल्पी चेंज हमेशा फिक्स रहेगी। यानी वाटर की एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमने पढ़ी 46.62 किलो जूल पर मोल, और एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन पढ़ी हमने 6.02, और एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ी 40.6, और डेल्टा एच एफ पढ़ी 6.02। इन दोनों को जमा करें तो ये डेल्टा एच एस के बराबर होती है। तो पिछली दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे सम अप कर सकते हैं और इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। आपके नॉलेज के लिए एक ग्राफ भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आप मुलाहजा कर सकते हैं। ए जहाँ लिखा हुआ है मोस्ट लेफ़्ट साइड पर बॉटम लेवल पे, ये आइस है रेड लाइन में, इसको हम हीट करते गए यहाँ तक कि ये बी पर पहुँच गई, और बी पे अब ये क्या है, ये लिक्विड में बदल जाएगी। बी से सी तक पहुँचने में ये लिक्विड और सॉलिड के बैन रहेगी, और सी से डी तक ये लिक्विड है और डी से अनवर्ड ये गैस है।
हमने वाई एक्सेस पे डेल्टा एच लिखा। जो हीट इसको ज़्यादा देते जाएंगे एक फ़ेज़ दूसरी फ़ेज़ में कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से हम इसकी मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन या मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ईज़िली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल आपकी टेक्स्ट बुक में ये ग्राफ नहीं है, बेशक इसको शामिल ना करें, आपके नॉलेज के लिए इसको ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे एक टेबल जिसमें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यूज़ दी हुई हैं। वाटर की 40.6, अमोनिया 21.7 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं। इसमें वाटर, अमोनिया और सल्फ़र डाइऑक्साइड की वैल्यूज़ ख़ासी हाई नज़र आ रही हैं आपको। 40.6, 21.7, 24.3। इनके हाई होने का महज सबब ये है कि ये मॉलिक्यूल्स पोलर हैं और पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स से खींचता है। और वाटर और अमोनिया के अंदर चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डाइपोल से भी स्ट्रांग होती है, लिहाजा इसकी डेल्टा एच वी ज़्यादा होगी क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। एक यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है, F2 की डेल्टा एच वी वैल्यू कम है Cl2 से और क्लोरीन की वैल्यू कम है ब्रोमीन से और उसकी वैल्यू कम है आयोडीन से। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इसमें क्या रीज़न है भाई? ये चारों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, लिहाजा इनके अंदर जस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगी। और उसको हम कैसे मालूम करते हैं? वो पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़। चूँकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है ब्रोमीन से और ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है क्लोरीन से और क्लोरीन का साइज़ बड़ा है फ्लोरीन से, लिहाजा इसी तरतीब से इनके पोलराइजेबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, इनके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी ज़्यादा होगी, लिहाजा उनको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। लिहाजा आयोडीन को एवापोरेट करना अगर लिक्विड हालत में हो तो वेपर्स में बदलना ब्रोमीन की बनिस्बत मुश्किल है और ब्रोमीन को क्लोरीन की निस्बत एंड सो ऑन। और बिल्कुल इस टेबल के बॉटम लेवल पे आप देखेंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और एंड पे हेक्सेन लिखा गया है। तो कार्बन की तादाद जो बढ़ रही है तो उसकी डेल्टा एच वी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो जितना साइज़ बढ़ेगा उतनी अटैचिंग साइड्स बढ़ेंगी और उतना उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लिहाजा उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़्यादा मिकदार दरकार होगी। आखिरी चीज़ है चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ फेस। यहाँ ज़्यादातर स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चैप्टर 9 के अंदर आप फेज़ को पढ़ेंगे। स्टेट जो है उससे आप ऑलरेडी वाकिफ़ हो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम और हरकी तवाज़ुन। जब भी एक सब्सटेंस किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अपनी दूसरी फेज़ के अंदर बदलता है तो उस टेम्परेचर पे उनके दरमियान एक हरकी तवाज़ुन, डायनामिक इक्विलिब्रियम ज़रूर इस्टेब्लिश होता है। जैसे आपके सामने है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो और H2O 100% खालिस हो, इसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट ना हो, तो इस टेम्परेचर पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। मसलन इस टेम्परेचर पर ना वो सब्सटेंस 100% लिक्विड हालत में होगा, ना ही मुकम्मल तौर पर सॉलिड हालत में होगा, बल्कि इनके बैन होगा। सॉलिड लिक्विड में बदल रहा होगा और लिक्विड सॉलिड में, और दोनों की एक दूसरे के अंदर अदल बदल की जो रेट है, जो शरह है, जो स्पीड है, ये बराबर होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।